से बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के पास सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा। लेकिन जैसे अब इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एसिड का मतलब ये सुना था हम लोगों ने, एसिड वाले पार्ट में जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं। तो इन जनरल एसिड वाले पार्ट को एच ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए वाला पार्ट एक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो एच ए। एच क्यों? क्योंकि H प्लस दे सकता है। दूसरा पार्ट बेस वाले पार्ट में वैसा पार्ट होता है जो ओ एच माइनस वाले पार्ट को लिबरेट करे। तो जो बेस का बी ओ एच है उसमें हम लोग आराम से ओ एच माइनस वाले पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब एच ए वाला पार्ट बी ओ एच के साथ कंबाइन करेगा तो आराम से ए बी बनाएगा और साथ ही साथ एच टू बनाएगा। कैसे बनाएगा इस चीज़ को समझो ढंग से। जैसे एसिड वाला जो पार्ट है इसमें एच ए दे रखा और बेस वाले पार्ट में हम लोग के पास बी ओ एच दे रखा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बेस के ओ एच को और एसिड के एच को कंबाइन करें तो इसके कॉम्बिनेशन से एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ दो हाइड्रोजन्स हैं और इसके अलावा एक ऑक्सीजन है। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मतलब यहाँ से H2O बन गया। एक तो ये पार्ट हो गया सबसे पहला। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, छोटा छोटे से ट्रिक के जैसा ध्यान रखना। जैसे जब भी हम लोग एक रिएक्शंस को लिख रहे होंगे तो उस रिएक्शन को लिखते वक्त हम लोग जो भी चीज़ों को बॉक्स में क्लोज करके हटाएंगे उसको एक साथ रख देना और बाकी बचे पार्ट को एक साथ रख देना। मतलब बॉक्स के अंदर किस चीज को हटाए हम लोग? तो H2O को हटाए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हटाए मतलब H2O को हटाए। तो बाकी बॉक्स के बाहर जो भी पार्ट है उनको एक साथ कंबाइन करके लिख देना। मतलब बाकी पार्ट पार्ट को हम लोग ए बी के फॉर्म में आराम से या फिर बी ए के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो इस केस में जब भी कभी एच ए वाला पार्ट बी ओ एच के साथ कंबाइन करेगा तो आराम से सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बड़ा ही एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोग लिखते हुए काम कर सकते हैं। नोट करो इस रिएक्शन को, सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंट्री रिएक्शन है जो अपने को कंसिडर करना होता है। नोट करो। जैसे अगर इसमें एग्जांपल की बात करें हम लोग तो एग्जांपल वाला पार्ट बड़ा ही सिंपल सा है। अगर मान लो हम लोग बेस वाले पार्ट में NaOH लेके चलते हैं, एसीएल में एसिड में एसीएल लेके चल लिए, तो OH वाला पार्ट तो H के साथ कंबाइन कर गया, मतलब आराम से H2O का फॉर्मेशन करा दिया। और बाकी बचा Na और Cl, इसका मतलब आराम से हम लोग प्रोडक्ट में NaCl वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो सॉल्ट प्लस वाटर आराम से बन गया। दूसरा मान लो अगर ऐसा सवाल दे रखा NaOH और एसिड वाला पार्ट दे रखा H2SO4, तो अब यहाँ पे क्या है कि OH तो एक ही है लेकिन H2SO4 वाले पार्ट में H प्लस दो है। तो इसमें क्या होगा? तो इस केस में जैसे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला चीज़, अगर हम लोग इस H2SO4 वाले पार्ट में से केवल एक H को हटाए, केवल एक H को, और इस चीज़ को ढंग से समझना, केवल इस H2SO4 वाले पार्ट में से एक H को हटाए तो एक H प्लस हटेगा तो बाकी बचेगा HSO4 माइनस। फिर अगर हम लोग इसी H2SO4 वाले पार्ट के दूसरे H प्लस को भी हटाएं तो मतलब बेसिकली हम लोग ये HSO4 वाले पार्ट से रिमूवल कर रहे हैं कंपाउंड का, एक H प्लस मिलेगा और साथ ही साथ SO4 2 माइनस मिलेगा। और अगर हम लोग NaOH वाले पार्ट से एक OH माइनस को हटाए, क्योंकि एक ही OH माइनस है भी, तो Na प्लस मिलेगा और साथ ही साथ OH माइनस। तो बड़ा ही एलिमेंट्री टाइप का चीज़ है ये कि दो दो कंपाउंड या दो एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं या कैसे कंबाइन करके एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा जनरली कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आयनिक स्टेट है या फिर एक्वा सॉल्यूशन में है तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्लस माइनस चार्ज हो इधर उधर। लेकिन अगर कभी भी कंपाउंड फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या फिर इन जनरल जब हम लोग रिएक्शन लिखते भी हैं तो उस रिएक्शन को लिखते वक्त हम लोग एक कंपाउंड को न्यूट्रल फॉर्म में रखते हैं, दूसरे कंपाउंड को भी नॉर्मली न्यूट्रल फॉर्म में रखते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में ही होगा। अभी से जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे हम लोग
आयंस के बीच में भी रिएक्शन करा के प्रोडक्ट लिख दिया करते हैं, मतलब आयंस के बीच में ही रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पे टोटल कंपाउंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कराएंगे तो इस कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ओ एच माइनस में, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करना चाहेगा। तो जैसे एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि ओ एच माइनस वाला जो पार्ट है ये एक एच प्लस के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज आराम से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन ये दूसरे एच प्लस का क्या होगा, इसके पास कोई जगह नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव चार्ज Na प्लस में है और एक नेगेटिव चार्ज HSO4 माइनस में है, तो जब हम लोग केवल एक डिसोसिएशन कराए, ये वर्ड फिर से रिपीट कर रहे हैं, केवल एक डिसोसिएशन कराए H2SO4 का, मतलब H2SO4 को जब H प्लस और HSO4 माइनस में डिसोसिएट कराए, तब उस केस में एक तो H2O बन गया अपना, और उसके अलावा Na वाला पार्ट आराम से HSO4 माइनस के साथ कंबाइन करके NH NaHSO4 बना सकता है। ये रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट ये भी बन सकता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एग्जिस्ट करता है नेचर में, मतलब ये भी बनाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अब उसमें क्या है कि जैसे अगर एक H प्लस का कॉम्बिनेशन हुआ तब तो यही प्रोडक्ट बना, बट अगर मान लो कि एक H प्लस वाला पार्ट डिसोसिएट करके दो H प्लस के फॉर्मेट में आ जाता, मतलब बेसिकली H2SO4 वाला पार्ट जब डिसोसिएट करता कंप्लीटली तो दो हाइड्रोजन को अलग हटाता और खुद SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता, और बाकी बचा यहाँ पे NaOH वाले पार्ट का Na प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास OH माइनस तो एक ही है, और अगर OH माइनस एक ही है तो दो H प्लस के साथ कैसे कॉम्बिनेशन होगा। तो हम लोग को इस रिएक्शन को कराने के लिए डेफिनेटली दो OH माइनस चाहिए होंगे, और जब दो OH माइनस चाहिए होंगे इसका मतलब NaOH वाला पार्ट भी अपने को दो चाहिए होगा, क्योंकि एक NaOH एक OH माइनस देगा, दो NaOH वाला पार्ट दो OH माइनस देगा, तो जब दो NaOH लेंगे तो दो Na प्लस भी आएगा। तो यहाँ से इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, एक H प्लस एक OH माइनस के साथ कंबाइन किया, इसका मतलब आराम से एक H2O बनाया, तो दूसरा H प्लस दूसरे OH माइनस के साथ कंबाइन करके एक और H2O बनाया, और उसके अलावा यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज टोटल हो गया 2Na प्लस, और यहाँ पे दो माइनस चार्ज है, तो ये भी पार्ट बैलेंस हो गया, आराम से Na2SO4 लिख सकते हैं। बट क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बहुत एलिमेंट्री टाइप के रिएक्शंस है, तो इस तरह के रिएक्शंस तुम लोग को आते हैं कि हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हुए किस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। तो जब हम लोगों का सवाल दिया जाएगा NaOH वाला पार्ट H2SO4 के साथ कंबाइन किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें दोनों प्रोडक्ट बन सकता है, NaHSO4 या फिर Na2SO4। लेकिन अगर सवाल में कुछ नहीं दिया तब उस केस में तुम लोगों को ये सेकंड वाला ही रिएक्शन यूज करना है, इस एक चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर कुछ नहीं दिया कि हम लोग केवल एक ही डिसोसिएशन करा रहे हैं या फिर एक ही रिएक्शन करा रहे हैं, तब उस केस में हम लोग ऊपर वाला रिएक्शन फॉलो करेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग आराम से कंप्लीट रिएक्शन करा के जितना H प्लस हटा सकते हैं उतने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे Na2SO4 वाले पार्ट के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के हिसाब से। ऊपर वाला रिएक्शन क्यों मेंशन किए हैं, उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है कि जब हम लोग सॉल्ट्स की बात करेंगे तो सॉल्ट्स में तीन कैटेगरी होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो उसके क्लासिफिकेशन में ये एग्जांपल आएगा अपने पास NaHSO4, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो, दोनों एग्जांपल्स को। पहला रिएक्शन तो बड़ा एलिमेंट्री है, बचपन से यही चीज़ सुनते आ रहे हैं, तो ये तो मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। नोट डाउन करो इस चीज़ को, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। कोई भी डाउट है किसी को भी तो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कभी एग्जाम में कंडीशनल रिएक्शन दे। कंडीशनल रिएक्शन का मतलब हम लोग NaOH के एक ही मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराए H2SO4 के साथ, तब क्या बनेगा। तो जब एक NaOH लेंगे तब उस केस में हम लोग के रिएक्शन में एक NaHSO4 बनेगा, Na2SO4 नहीं बनेगा। जब दो मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग NaOH वाले पार्ट का, तब उस केस में हम लोग के पास प्रोडक्ट वाले पार्ट में Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा।
तो इसके बाद आगे के 3 एग्जांपल्स बस सिंपली ट्राई करके नोट कर लो खुद से। अगर ये रिएक्शन दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये रिएक्शन दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। 2NaOH दिया तब इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर 3NaOH दिया तब उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस ये चीज़ नोट डाउन कर लो खुद से। और मेरे हिसाब से प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आराम से कंसिडर किया जा सकता है इस चीज़ को। पहले वाले केस में अगर H को अलग रखते हैं तो बाकी बचेगा HPO4 2 माइनस। तो OH H कंबाइन करके H2O तो बनाएगा ही, बाकी बचा अपने पास NaHPO4 PO4, सॉरी NaH2PO4। जबकि दूसरे वाले केस में यहाँ से 2 H हटाना है क्योंकि 2NaOH दे रखा, तो एक ही हाइड्रोजन वाला पार्ट बचेगा। और यहाँ पे 2H प्लस की जगह 2Na प्लस लिख सकते हैं हम लोग। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, अगर ढंग से देखो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 2H प्लस की जगह पे 2Na प्लस आया, पहले वाले केस में 1H प्लस की जगह पे 1Na प्लस आया था, तो Na2HPO4 लिख सकते हैं प्लस H2O। और थर्ड वाले केस में 3Na प्लस है, तो 3H प्लस को रिप्लेस करके आराम से सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में पहले वाले केस में 1H2O, दूसरे में 2H2O और तीसरे में 3H2O आराम से बनाया जा सकता है। नोट डाउन कर लो। सर वो NaH2PO4 है ना? NaH2PO4 पहले वाले केस में ना, मतलब फोर्थ नंबर में। यस सर। हाँ, NaH2PO4। तो सर PO4 का वैलेंसी -3 होता है ना? PO4 का वैलेंसी -3 होता है, फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। तो इसलिए थोड़ा सवाल में ध्यान रखना, ये कंडीशनल रिएक्शन वाला पार्ट ध्यान रखना कि कंडीशनल रिएक्शन के हिसाब से हम लोग का एक रिएक्शन है कि 2 रिएक्शन है कि तीनों H प्लस के लिए रिएक्शन है, उसके हिसाब से कभी कभी आंसर देना पड़ सकता है। ऑल्दो इस तरह का सवाल पूछा नहीं जाता है बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं, बट हो सकता है कि एनटीएससी में इस तरह का कंडीशनल पार्ट उसमें इंक्लूड कर दे, तो अगर दिया तो उसके हिसाब से बिहेव करेंगे हम लोग आराम से। फिर उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन अपने को कंसिडर करना है, रिएक्शन विथ मेटल होगा डेफिनेटली। रिएक्शन विथ मेटल, हाँ रिएक्शन विथ मेटल है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट है, रिएक्शन विथ ऑक्साइड है, रिएक्शन, ये 4 रिएक्शंस अपने को डिस्कस करने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो मेटल के साथ रिएक्शन में ये चीज़ सिंपली ध्यान रखना, जैसे अगर HCl है, HCl वाला पार्ट अगर सोडियम के साथ कंबाइन करेगा तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में NaCl बनाएगा और साथ ही साथ H2 गैस वाले पार्ट को लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे H2 हमेशा गैसियस फॉर्म में जा रहा है, तो इसलिए अपवर्ड एरो से आराम से उसको बना सकते हैं। तो HCl वाला पार्ट एक्वस फॉर्म में सोडियम के साथ कंबाइन किया, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में रखेंगे हम लोग, NaCl एक्वस फॉर्म में और H2 गैस लिबरेट करेगा। ये एक मेटल का जनरल रिएक्शन है, जिसको बेसिकली इस तरीके से समझना और थोड़ा सोच समझ के ध्यान रखना, इस चीज़ को केवल ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे HCl अगर है तो HCl वाला पार्ट H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करेगा। तो जब H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट किया तो ये जो सोडियम वाला पार्ट है, ये पार्ट आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को एक पॉजिटिव चार्ज देना चाहेगा। क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो सोडियम वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो कटायन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ और यहाँ से आराम से हम लोग Na प्लस को Cl माइनस के साथ कंबाइन करके NaCl बना सकते हैं। तो सॉल्ट तो बना, NaCl सॉल्ट है, आराम से बना। बाकी बचा H प्लस वाला पार्ट। तो जैसे H प्लस जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करना चाहेगा। बट इसमें एक छोटा सा परेशानी है कि जब इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको ढंग से देखना, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2H प्लस होता और 2 इलेक्ट्रॉन होता,
तो दोनों H प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज हो गया, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो गया। तो इसका मतलब अगर दो हाइड्रोजन है और उसको दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो दोनों हाइड्रोजन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन उस पर वापस आ गया। और क्योंकि हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया लग चुका है थोड़ा बहुत, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करने की टेंडेंसी में होता है, मतलब H2 बनाने की टेंडेंसी में होता है। तो जब दो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन मिलता, तब उस केस में हम लोग आराम से दो हाइड्रोजन बनाते, मतलब दो H प्लस को दो इलेक्ट्रॉन मिलता, तो दो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता, और जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद आराम से H2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें, तो ब्रेक डाउन करने पे मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि यहाँ दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया। और उसके बाद जब दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया था तो एक H2 बनाया था, मतलब एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा तो उस केस में आधा H2 बनाएगा, क्योंकि जस्ट दो से डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग। तो इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा, वो याद रख सकते, सीधा याद रख सकते हैं रिजल्ट के जैसा, बट उसको ब्रेक करके हम दिखाए कि कैसे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा और NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना बैलेंसिंग वाले पार्ट में, अगर HCl में एक H है, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से बैलेंसिंग में हाफ मोल H2 गैस को लिबरेट करते हुए काम करेंगे। ऑल्दो ये एग्जांपल पहले नोट मत करो, पहले ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं, तो उस केस में हम लोगों को मेटल का सॉल्ट मिलेगा, मतलब जो मेटल लेके चले उसका सॉल्ट मिलेगा। तो बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं Ma, तो सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट मिलने के साथ साथ हम लोगों का H2 गैस वाला पार्ट लिबरेट होगा। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी होगा जिस चीज़ को नोट डाउन करेंगे, बट पहले ये रिएक्शन नोट करो और उसके बाद फिर हम लोग सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, मतलब सेकंड वाले एग्जांपल वाले पार्ट को नोट डाउन कर लेंगे। नोट करो रिएक्शन कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराए तब उसके इसमें सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और उसके नीचे एग्जाम्पल वाले पार्ट को नोट करो, और उस एग्जाम्पल को डिसोसिएट करके भी ध्यान रखना, ताकि थोड़ा ध्यान रहे कि हम लोग किस तरीके से ऐसा रिएक्शन करा सकते हैं। रोज शाम में 7:30 बजे के अराउंड पुलिस का वैन घूमता है, वो शॉप बंद कराने के लिए घूमता है क्या? हाँ सर, वो घूमता है सर, सारा जो मार्केट होता है वो बंद करवा के जाता है। कितने बजे तक का टाइम है बोकारो में शॉप्स खुलने का? सर पता नहीं, बट यहाँ पे 7 बजे के बाद नहीं खुलता है सर। अच्छा। चलो, अगर नोट डाउन कर लिया है तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे भी रखा होगा। जैसे नॉर्मली एक छोटा सा पॉइंट होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकला, इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? तो हम लोग ऐसा लिखते हैं नॉर्मली इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2। ये कैसे पता चलेगा? तो नॉर्मली एक छोटा सा एपरेटस यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कि ऐसा रिएक्शन हुआ कि एक हम लोग बीकर है या मान लो टेस्ट ट्यूब है, उस ट्यूब में हम लोग एसिड लेके चले, और इस ट्यूब वाले पार्ट में हम लोग कुछ मेटल्स के छोटे छोटे पार्ट को उसमें डालना शुरू किए, तो उसको नॉर्मली ग्रैन्युल्स बोला जाता है। मेटल ग्रैन्युल्स को हम लोग इसमें डालना शुरू किए एसिड वाले पार्ट को। तो यहाँ से एक पाइप के थ्रू हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं, जैसे मान लो एक पाइप ले लिया, तो यहाँ पे सॉरी इसमें अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा। मान लो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है उसको क्लोज कर रखा है, और क्लोज करने के बाद उसके माउथ में एक हम लोग छोटा सा ट्यूब डाल रखे हैं, एक पाइप टाइप का ट्यूब डाल रखा है। तो अगर यहाँ पे एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन हुआ,
और H2 गैस लिबरेट होगा, तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इस पाइप के माउथ के पास एक कैंडल को बर्न करें, मतलब लेकर के आएंगे बर्निंग कैंडल को, तब उस केस में जो भी H2 गैस का यहाँ पे पार्टिकल आएगा, जो भी H2 गैस का पार्टिकल आएगा, वो जैसे ही इस गैस के कांटेक्ट में आएगा तो H2 गैस फ्लेमेबल नेचर का होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेमेबल नेचर का होता है। तो उस केस में जो गैस है उसका बबल फूटना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे H2 गैस ये क्या बोलते हैं, एयर में हम लोग के पास ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तब उस केस में H2H2 का फॉर्मेशन कराना शुरू करेगा। बट नॉर्मली हम लोग का आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से नहीं होता। हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जैसे जो H2 गैस निकला, तो मान लो अगर हम लोग रिएक्शन कराए मेटल्स के साथ, तो मेटल्स तो नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे पड़े होंगे। तो मेटल्स के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा तो जो H2 गैस निकलेगा वो बेसिकली एक बबल के फॉर्म में निकलेगा, और यही बबल फॉर्म वाला पार्ट ऊपर से जा करके बाहर निकल रहा होगा। तो वो जो बबल है H2 का, उसको जैसे ही कैंडल के सामने लेकर के जाएंगे तो बबल बर्स्ट करना शुरू करेगा। और जो बर्स्टिंग भी होगा उसमें एक सर्टेन टर्म ध्यान रखना, पॉपिंग साउंड। मतलब जैसे होता है ना कि कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, कभी कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन खोला है? कोल्ड ड्रिंक्स का जब हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो टप से आवाज़ करता है एकदम, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइप का हम लोग को यहाँ पे आवाज़ सुनाई देगा। मतलब पॉपिंग साउंड के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस का बबल है ये बर्स्ट कर रहा होगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2 है वो इसके वजह से होता है कि अगर हम लोग उस पूरे मतलब एसिड के मेटल के साथ जब रिएक्शन का मिक्सचर है, उस पूरे मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले, फिर वहाँ से हम लोग एक गैस का पाइप लेके बाहर निकाल के ले गए और उस पाइप के माउथ के पास एक कैंडल लेके गए, तो वो जो H2 गैस है वो बर्स्ट तो कर रहा है, फिर जल भी रहा है, कंबशन में भी जा रहा है, तो पॉपिंग साउंड के साथ जा रहा है। तो ये पॉपिंग साउंड जो है ये चीज डिटरमाइन कर रहा है कि वो गैस H2 ही होगा। और H2 गैस वाला पार्ट अगर निकल रहा है तो हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन होने के बाद H2 गैस यहाँ से निकल रहा होगा। तो अगर हम लोग का H2 गैस निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, तो बाकी बचने वाला पार्ट मेटल का सॉल्ट होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे इस तरह का सवाल अगर पूछेगा कि कैसे मालूम कि H2 गैस निकल रहा है, तो उसके इसमें ऐसा बोलना कि हम लोग इस तरह के सेटअप से, तो ये सेटअप का डायग्राम थोड़ा मेंशन कर लेना, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में अच्छे से दे भी रखा होगा, एक बार देख लेना इस चीज़ को। ये सेटअप जो है इसको हम लोग अगर फिक्स करें तो उस केस में जब हम लोग यहाँ पे कैंडल को लेकर के जाएंगे तो कैंडल वाले पार्ट के साथ जो भी गैस आएगा, जो भी पास में गैस आएगा वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्स्ट करेगा। तो पॉपिंग साउंड वाला पार्ट H2 गैस के लिबरेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इस आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट का। बट जैसे एक चीज़ है थोड़ा सा यहाँ पे, मान लो कि अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल, तो रिएक्शन विथ मेटल वाले पार्ट में जैसे हम लोग पहला रिएक्शन कराए, तो पहले वाले केस में तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला पार्ट एसिड का भी रिएक्शन है और बेस का भी रिएक्शन है। बट अभी जो हम लोग रिएक्शंस मेंशन कर रहे थे, इस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग केवल एसिड का एग्जांपल लिखे हैं कि HCl वाला पार्ट जो है वो मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट और साथ ही साथ हम लोग के H2O का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बेस वाले पार्ट का भी रिएक्शन लिखना है, तो इस चीज़ का तो एक पॉइंट एकदम ध्यान रखना है, जब भी कभी एसिड मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। और अगर हम लोग इसी का दूसरा पार्ट मेंशन करें, बेस वाले पार्ट का, तो अगर हम लोग बेस वाले पार्ट का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएं, तब उस केस में इन जनरल जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो। और दूसरा एक और चीज़ कि अगर रिएक्शन होगा भी तो भी उस केस में जरूरी नहीं है कि हम लोगों का मतलब हाइड्रोजन गैस वाला पार्ट ही लिबरेट हो। तो यहाँ पे हम लोगों को दो एग्जांपल्स ध्यान रखना है। जब हम लोग बेस का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराते हैं तो इसमें दो एग्जांपल्स अपने को ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि NaOH वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक के साथ कराए, एक ये मेटल बिल्कुल ध्यान रखना है तुम लोग को एग्जांपल के साथ। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तब उस केस में Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ H2 गैस लिबरेट होता है। तो H2 गैस यहाँ भी लिबरेट हो रहा है, लेकिन Na2ZnO2 बड़ा यूनिक टाइप का प्रोडक्ट है। ऊपर क्या था कि सीधा बस Na और Zn वाला पार्ट कंबाइन कर रहा था। बट एक चीज खुद से सोच के देखो, जैसे ऊपर हम लोग HCl लिए थे और साथ ही साथ मेटल में मान लो Na लिए थे, तो Cl वाला पार्ट नॉन मेटल है और Na वाला पार्ट मेटल है। तो एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, आराम से प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोडियम भी मेटल है और जिंक भी मेटल है,
तो सोडियम और जिंक अगर दोनों मेटल है तो दो मेटल्स आपस में कंबाइन नहीं करना चाहते हैं। अलॉय बनाना अलग चीज है, अलॉय में हम लोग बेसिकली एक मिक्सचर बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों का रिएक्शन नहीं करा सकते। तो इस केस में जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू हो पाता है, तो इसलिए हर जगह पे इस तरह का रिएक्शन नहीं आता। इस पार्टिकुलर रिएक्शन का नाम ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग सोडियम जिंकेट बोला करते हैं। ये नाम ध्यान रखना और ये रिएक्शन भी ध्यान रखना है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा जिसको हम लोग को कंसिडर करना होगा। और दूसरा एक और रिएक्शन है जो अपने को ध्यान रखना होता है। अगर हम लोग, वैसे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा बट फिर भी ध्यान रख सकते हैं, अगर हम लोग NaOH वाले पार्ट का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराएंगे तब उस केस में हम लोग के पास सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब जैसे जिंकेट वाला पार्ट है एग्जैक्टली उसी टाइप से हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेके चले तो AlO3 माइनस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Na3। और अगर जैसे एक छोटा सा पार्ट है, हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे ये रिएक्शन का भी भूल गए कि हम लोगों का रिएक्शन में सोडियम में 2 था कि क्या था नहीं याद है, तो उसमें चार्ज का बैलेंसिंग करना है क्योंकि तुम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखा है। तो जैसे जिंकेट हो या एल्यूमिनेट हो, दोनों में ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 रहेगा। तो जैसे अगर मान लो हम लोग एल्यूमिनियम के साथ 2 ऑक्सीजन लेके चले, तो इस केस में एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है हमेशा, जहाँ कहीं भी एल्युमिनियम देखो +3 चार्ज होता है। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो -2 चार्ज इंटू 2 एटम है, मतलब यहाँ टोटल -4 हो गया। और उसके अलावा +3 है, तो ये टोटल को जब कंबाइन करेंगे हम लोग, मतलब ओवरऑल वैल्यू -1 आएगा। तो -1 को काउंटर करने के लिए +1 वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब आराम से Na डाल सकते हैं यहाँ पे। तो NaAlO2 ये हम लोगों का सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और बाकी हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो ही रहा है। अब जैसे ऊपर वाला पार्ट है, अगर इसको रिलेट करते हैं तो जिंकेट का मतलब हो गया ZnO2। अब इसमें चार्ज कितना है अगर ये निकालना है, तो जिंक वाला पार्ट +2 के फॉर्मेट में होता है, ऑक्सीजन वाला पार्ट -2 के चार्ज में होता है। 2 ऑक्सीजन है मतलब -4 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ गया, तो आराम से -2 के बराबर। मतलब जिंकेट का बेसिक फॉर्मूला ZnO2 -2 होना चाहिए था। और -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Na+ चाहिए, तो इसीलिए Na2ZnO2 अपना फॉर्मूला सोडियम जिंकेट के लिए लिख सकते हैं। जबकि एल्यूमिनेट के लिए सिंपली NaAlO2 के फॉर्मूले में भी काम कर सकते हैं। तो जिंकेट का पार्ट ZnO2 ये ध्यान रखना। और एल्यूमिनेट सिमिलर टाइप से रिलेट करना, सोडियम में 2 है कि 1 है वो हम लोग चार्ज के बैलेंसिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन केस भूल गए तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं। बट बेस के केस में ये 2 रिएक्शन ध्यान रखना है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज बेस का रिएक्शन मेटल के साथ इन जनरल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इस टाइप से नहीं होगा। रिएक्शन होता भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कहीं भी यूज में नहीं आएगा। तो इसका ये 2 एग्जांपल्स अपने को ध्यान रखना है बेस वाले पार्ट में, नोट डाउन कर लो इस चीज को। और किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर ये सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट ये हाँ, NaOH और Zn को मतलब हीट करके आता है ना? डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम तो रिएक्शन कर लेगा क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्टिव मेटल है। बट जिंक रिएक्टिव नहीं होता, तो इसमें हीटिंग चाहिए होगा थोड़ा। बट एनसीईआरटी में शायद हमको नहीं लगता कि कहीं भी हीटिंग दे रखा है, शायद नहीं दे रखा है जहां तक हमको ध्यान है। तो हम लास्ट ईयर हम पढ़ाए थे ये टॉपिक, तो हमको ध्यान नहीं है कि लास्ट ईयर हम कहीं भी हीटिंग का पार्ट देखे थे, तो हीटिंग की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट किसी को? और इन दोनों टॉपिक के बाद एक एक रिएक्शन दे रखा था 10th क्लास में, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन और दूसरा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो जैसे जब मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं तब उस केस में हम लोग जनरली मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, बेस के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं। और जब हम लोग मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ हो ही नहीं सकता क्योंकि मेटल ऑक्साइड वाला पार्ट एसिडिक बिहेवियर का होता है। तो ये रिएक्शंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो उस केस में तीसरा पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, इसमें हम हेडिंग ही इसी टाइप से डाल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ
मेटल कार्बोनेट, metal carbonates and bicarbonates, metal carbonates and bicarbonates। और इसको बड़ा सिंपल तरीके से ध्यान रखना, मतलब लोग इसको बहुत रटने वाले फॉर्म में याद रखते हैं, हम सजेशन नहीं देंगे, रटने का सजेशन नहीं देंगे। एक दो इन्फॉर्मेशन है बस, वो ध्यान रखना, वो इन्फॉर्मेशन आगे भी जिंदगी में काम आएगा। जैसे पहला रिएक्शन तो ये है कि अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तब उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो हम लोग को सॉल्ट का फॉर्मेशन मिलता है, और सॉल्ट के अलावा हम लोगों को H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग टर्म भी यूज़ करेंगे इफरवेसेंस वाला पार्ट, बट अभी के लिए ध्यान रखना केवल H2O और CO2, और CO2 वाला पार्ट नॉर्मली गैसियस फॉर्म में रख सकते हैं। जब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तब उस केस में प्रोडक्ट में वापस से सॉल्ट मिलता है और प्रोडक्ट वाले पार्ट में H2 और CO2 मिलता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे H2 और CO2 नहीं मिलता, H2 और CO2 बेसिकली डिसोसिएशन के बाद एग्जिस्ट करता है, मिलता हम लोग को H2CO3 है। अगर ढंग से सोचो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन H2O प्लस CO2, तो दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और तीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2CO3 मिलता H2CO3 है, लेकिन उसको हम लोग हमेशा H2O और CO2 के फॉर्मेट में रखा करते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम लोग H2CO3 बनाएंगे तो तुरंत अपने आप को डिसोसिएट करके H2 और CO2 में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी में होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, बनता H2CO3 है और वो अपने आप को डिसोसिएट करके H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट कर लेता है। क्या होता है रिएक्शन में, एक बार इस चीज़ का भी डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो, नोट करो पहले रिएक्शन वैसे, चलो ध्यान दो। जैसे इसको अगर समझना है कि इसमें हुआ क्या, इन केस अगर कभी रिएक्शन कल को भूल गए, तो जैसे बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जो मेटल वाला पार्ट है, अगर वो मेटल वाला पार्ट कंसिडर करेंगे हम लोग, सॉरी मेटल कार्बोनेट कंसिडर करेंगे, तो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 2 माइनस, और मेटल तो चलो ठीक है प्लस साइड में रहेगा, और यहाँ पे अब 2 प्लस है या फिर दो मेटल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ सोचो, जैसे अगर कोई भी एसिड है Ha, तो ये जो Ha वाला पार्ट है, ये जब डिसोसिएट करेगा तो आराम से H प्लस बनाएगा और साथ ही साथ A माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा, मतलब ठीक है, चार्ज का बैलेंसिंग अगर हम छोड़ दें तो आराम से लिख सकते हैं मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ Ma, और बाकी बचा CO3 2 माइनस और H प्लस। तो एसिड का मतलब क्या था, जो H प्लस लूज करता है, और बेस का मतलब ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट बनाया था, जो H प्लस गेन करता है। तो दो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब दो H प्लस आराम से कंबाइन करके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग आराम से H2CO3 का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो अगर मेटल कार्बोनेट दिया तो उसमें नेगेटिव पार्ट क्या है, CO3 2 माइनस। तो अगर नेगेटिव पार्ट मालूम पड़ गया तो बस जितना नेगेटिव चार्ज है उतना H प्लस ऐड कर दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस रिएक्शन में जैसे मान लो बेस है अगर, तो बेस को अगर ढंग से ब्रेक करें हम लोग, तो Na तो मेटल ही है बेसिकली, तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग MOH, और MOH को जब ब्रेक करेंगे तो M प्लस और साथ ही साथ OH माइनस है। तो OH माइनस में एक नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना H प्लस ऐड करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं, उसके पीछे कुछ और रीज़न भी है। एसिड बेस रिएक्शन को इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया, बट एक्चुअल में रिएक्शन सारा एक ही बिहेवियर शो कर रहा है। OH माइनस में एक नेगेटिव चार्ज था तो एक H प्लस गेन किया, CO3 2 माइनस में दो नेगेटिव चार्ज है, दो H प्लस गेन किया। अगर मान लो जैसे ऐसा दे रखा होता है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है MHCO3, तो मेटल वाला पार्ट में प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में HCO3 माइनस। तो जितना नेगेटिव चार्ज है एक स्पीसीज के ऊपर उतना H प्लस ऐड करो, तो यहाँ पे एक H प्लस ऐड कर सकते हैं। जब एक H प्लस ऐड करेंगे तो इस केस में क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ही H प्लस ऐड होना है, तो प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन पहले से था तो H2 बनेगा,
उसके अलावा CO3 H2CO3 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो अगर कार्बोनेट होता तो कार्बोनेट में CO3 2- उस पर 2 नेगेटिव चार्ज 2H+ ऐड किया। अगर हम लोग का हाइड्रोक्साइड होता कोई भी बेस, तो बेस में जितना नेगेटिव चार्ज था उस पर उतना H+ ऐड किए। अगर बाई कार्बोनेट होता तो बाई कार्बोनेट वाले पार्ट में या हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले पार्ट में एक नेगेटिव चार्ज है, एक H+ ऐड किया है। तो जनरली ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड वाले पार्ट में मेटल प्लस के अलावा ऑक्सीजन 2- है। इसके चार्ज की हम बात नहीं कर रहे अभी, इसे कोई मतलब नहीं रख रहा है। बट ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 2H+ के साथ कॉम्बिनेशन होगा। जब 2H+ के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O का फॉर्मेशन कराएगा। तो भले ही उसको एनसीईआरटी में क्लासिफाई कर रखा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सॉरी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब को एक जनरलाइज फॉर्म में केवल मेटल वाले पार्ट को छोड़ दो। तो मेटल वाले पार्ट को छोड़ के इन सब को बस ऐसा सोचना कि केवल ऐसा सोचना कि इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, और नेगेटिव वाले पार्ट में कितने इसमें वो है चार्ज है, कितने नेगेटिव चार्ज है। जितना नेगेटिव चार्ज उतना H+ ऐड करके सीधा प्रोडक्ट बना दो, और बाकी काउंटर पार्ट को आपस में कंबाइन कर दो। सिंपली बस काउंटर पार्ट को आपस में कंबाइन कर दो और अपना प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आया होगा तुम लोगों को कि हम लोग इस तरीके से आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम लोग का MCO3 में मतलब कार्बोनेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से 2H+ कंबाइन करके H2CO3 बनाएंगे। अगर हम लोग का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो SCO3- एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक H+ ऐड करके H2CO3 बनाएंगे। और इन जनरल ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, H2CO3 वाला पार्ट जब भी बनता है तो आराम से H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन कराता है। तो इस वजह से ऊपर के रिएक्शन में कहीं भी H2O नहीं दे रखा, या CO2 मतलब सॉरी ऊपर कहीं भी H2CO3 नहीं दे रखा, H2O प्लस CO2 दे रखा है। तो ये एक रिएक्शन तो अपने को याद रखना ही रखना है जनरलाइज वे में। और दूसरा, ये ऊपर के रिएक्शन जो है इनका क्लासिफिकेशन एक जनरलाइज फॉर्म में याद रखना। तो तुमको याद ही नहीं रखना पड़ेगा बेसिकली कि अगर हम लोग बेस लेते तो क्या बनाते, अगर हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते तो क्या बनाते, ऑक्साइड लेते तो क्या बनाते, सल्फेट लेते तो क्या बनाते, फॉस्फेट लेते तो क्या बनाते, कुछ नहीं सोचना है। बस जितना नेगेटिव चार्ज उतना H+ ऐड करो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समझाने वाली चीज़ थी, और ये तुम्हारा PDF रहेगा ही तुम्हारे पास, तो इसको हम नोट डाउन करने के लिए छोड़ रहे हैं। बट ये नीचे H2CO3 वाले पार्ट को मेंशन कर लो। और मेंशन करने के बाद 2 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसमें पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जो CO2 लिबरेट हुआ, ये CO2 वाले पार्ट का भी आइडेंटिफिकेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जैसे एक छोटा सा टर्म यूज़ कर सकते हैं, इफरवेसेंस। तो ये टर्म एक थोड़ा ध्यान रखना कि अगर हम लोग के किसी भी रिएक्शन के टाइम पे, एक सेकेंड, अगर हम लोग के किसी भी रिएक्शन के टाइम पे CO2 गैस लिबरेट होता है, तो जब CO2 लिबरेट होता है तो एक फिजिंग साउंड के साथ लिबरेट होता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का जब ढक्कन खोलते हैं तो उससे गैस जो निकलता है, तो गैस जब निकलता है मतलब CO2 निकलता है बेसिकली वहाँ पे, तो फिजिंग साउंड के साथ निकलता है। उस साउंड को हम लोग इफरवेसेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग इफरवेसेंस वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे साइड में मेंशन कर लो इफरवेसेंस लिख करके। ऑन रिएक्शन विथ metal carbonates and metal hydrogen carbonates, metal carbonates and metal hydrogen carbonates, CO2 gas is liberated with a fizzing sound called as effervescence. Fizzing sound called as effervescence.
एक तो इस पार्ट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि इफरवेसेंस वाला पार्ट क्या होता है, एक ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। और दूसरा, शायद अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा स्कूल के एग्जाम्स वगैरह के लिए, तो उसमें एक और पार्ट है जिसका ध्यान रखना है। जैसे CO2 गैस लिबरेट हुआ, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे H2 गैस के लिए किए थे एग्जैक्टली उस टाइप से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 गैस, ये कैसे होगा। तो नॉर्मली ऐसा रहता है कि जैसे हम लोग का जो एसिड वाला पार्ट है, उस एसिड वाले पार्ट में हम लोग कार्बोनेट्स को डाले, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वाले पार्ट को डाले। और इस बार वापस से वैसा ही एपरेटस कि हम लोग का एक ट्यूब वाला पार्ट है, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो ट्यूब वाला पार्ट है, इसमें हम लोग कैंडल नहीं लगा रहे हैं कि कोई CO2 वाला पार्ट गैस को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो कैंडल नहीं लगा रहे हैं, रेदर हम लोग इस गैस वाले पार्ट को किसी एक दूसरे ट्यूब में डाल रहे हैं, और उस ट्यूब वाले पार्ट में हम लोग के पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग के पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट करेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, बता भी कोई। स्लेट लाइम। स्लेक्ट लाइम। तो इस केस में जो हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है, उसमें जब हम लोग का अगर यहाँ से CO2 निकल रहा होता, तो जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे कुछ भी गैस निकला, ये गैस वाला पार्ट निकला, और जब ये इससे सिलेक्ट लाइम वाले पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, तो इस केस में CaOH होल ट्वाइस वाला पार्ट जब CO2 के साथ कंबाइन करता है, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CaCO3 का फॉर्मेशन कराता है, और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन कराता है। तो बेसिकली हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम किसी को नहीं मालूम। कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट को हम लोग लाइम स्टोन बोला करते हैं। इसको याद रखने का तरीका ही बता देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल्स में एग्जिस्ट करता है, स्टोन जो होता है ना मार्बल्स, उसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम लोग लाइम स्टोन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्योंकि कंफ्यूजिंग चीज़ है, सिलेक्ट लाइम है कि लाइम स्टोन है, तो लाइम वर्ड तो बहुत जगह है, बट स्टोन है क्योंकि मार्बल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा याद रख सकते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 वाले पार्ट में डालेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, इस चीज़ को हम लोग जब बनाते हैं तो पूरा सॉल्यूशन वाले पार्ट का मिल्की अपीयरेंस होता है। तो बेसिकली जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये CO2 वाले पार्ट को डालेंगे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलरलेस सॉल्यूशन है, ये मिल्की अपीयरेंस देना शुरू कर जाता है। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस का फॉर्मेशन है, ये CO2 के प्रेजेंस को कंफर्म करता है। और CO2 आया कहाँ से, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन होने पे आया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में, जैसे हेडिंग डाल दो यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2, मतलब नोट में सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2। उसमें एपरेटस अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। एपरेटस नोट कर लो, ये रिएक्शंस वाले पार्ट को नोट कर लो, और उसके नीचे मेंशन कर लेना द स्लेक्ट लाइम सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। ये हम लोगों के CO2 वाले पार्ट के लिबरेशन को कंफर्म करता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम सर करना है। हाँ बोलो। सर कैंडल रखेंगे तो क्या होगा? कैंडल रखेंगे तो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर सुना है कभी। यस सर, वो फायर, वही ना, सोडा ऐसे टाइप रहता है। हाँ हाँ, तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, मतलब क्या होता है जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। सर वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता होगा। ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कट करता है, CO2 होता है वहाँ पे। ऑक्सीजन का सप्लाई कट करने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसमें CO2 होता है, और CO2 आता कहाँ से है, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो पार्ट है वही CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसमें जैसे बेकिंग पाउडर भी होता है शायद, जहाँ तक हमको ध्यान है, रिएक्शन एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 होता है, तो CO2 जब जाएगा वहाँ पे, तो आजू बाजू में ऑक्सीजन के पार्ट को बिल्कुल ही रिप्लेस करा देता है। तो CO2 हार्मफुल गैस भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कोई और गैस लेके चले, तो हो सकता है कोई आदमी को लेकर वो हार्मफुल हो जाए, आसपास के सराउंडिंग को के लिए हार्मफुल हो जाए, बट CO2 सब सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता ही है। तो हम लोग वो CO2 वाले पार्ट को जैसे ही आग पे डालते हैं, तो उस केस में आग हम लोग का बुझ जाता है। तो CO2
फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, मतलब फायर इनफ्लेमेबल गैस है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम लोग का यहाँ CO2 निकलेगा और यहाँ पे हम लोग कैंडल रखे, तो हो सकता है कि वो कैंडल बुझ जाए, बट डिपेंड करता है कि उस CO2 का अमाउंट कितना है। ऐसा थोड़ा ना है कि मान लो एक जगह आग लगा हुआ है, हम थोड़ा सा CO2 डाल दिया और बोला आग बुझ गया, ऐसा नहीं होता है। मालूम है कि बहुत सारा CO2 डालना पड़ता है। तो अगर CO2 काफी ज्यादा अमाउंट में आएगा तो कैंडल डेफिनेटली बुझ जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ठीक है। तो सर अगर मतलब कैंडल बुझ रहा है तो हम लोग कह ही सकते हैं कि CO2 प्रोड्यूस हुआ है। यार कैंडल बुझ रहा है ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। मान लो कैंडल है, उसमें हल्का सा फूंक मार रहा है, एकदम हल्का फूंक मार रहा है। मान लो नहीं भी मार रहे तो कैंडल का जो वो है वो हिलते रहता है ना हमेशा, वो मान लो कि वो थोड़ा हम लोग फ्लिकर एक, करेगा। हाँ फ्लिकर कर, तो फ्लिकर करना एक अलग चीज होता है। ठीक है। और एक होता है कि बस वो जो फ्लेम है वो थोड़ा हिल रहा है, अपने जगह से हिल रहा है। तो जब वो CO2 आने की कोशिश करेगा तो वो जगह से अपने हिलना शुरू करेगा। कैंडल कैंडल में बर्निंग कहाँ पे हो रहा है, जैसे उसको ऐसा समझ लो। मान लो जैसे करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। मान लो कैंडल है, तो कैंडल में बर्न क्या हो रहा है? कैंडल में बर्न ये ऊपर वाला पार्ट हो रहा है कि नीचे वाला पार्ट हो रहा है? बर्निंग किस चीज का हो रहा है? बर्निंग इस लेयर पे जो वैक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका हो रहा है बेसिकली। जिस जो गर्मी है उस गर्मी की वजह से ये लेयर पिघलता जाता है, और पिघलने के साथ साथ उस जो जो रस्सी होता है उस रस्सी में एब्जॉर्ब होता जाता है। और जो रस्सी में एब्जॉर्ब होता है वो बर्न होता चला जाता है। तो अगर हम लोग उसका मतलब CO2 वाले पार्ट को अगर यहाँ लेकर के आएंगे तो फ्लेम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गैस यहाँ से ऊपर उठ जाएगा गर्मी की वजह से। अगर हम लोग उसको यहाँ लेकर के आएंगे तो हो सकता है थोड़ा फर्क पड़े, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे सरफेस के साथ मतलब पूरे एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट का सरफेस बहुत हाई है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा CO2 लिबरेट हुआ एकदम से, तो बहुत ज़्यादा जब CO2 लिबरेट होगा तब उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई अगर सराउंडिंग में बंद हो गया, किसी भी एक साइड से बंद हो गया, तो फिर आराम से गैस फ्लिकर करेगा या फिर हो सकता है बंद हो जाए। मतलब अगर ऑक्सीजन का सप्लाई एक भी साइड से आ रहा है तो सफिशिएंट सप्लाई है नेचर में, तो अगर सफिशिएंट सप्लाई मिल रहा तो फ्लिकर भी नहीं करेगा, मेरे हिसाब से फ्लिकर नहीं करेगा। ठीक है। बाकी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, इसमें दिक्कत क्या है? और कोई डाउट है किसी को? चलो, तो जैसे ये जो जनरलाइज रिएक्शन वाला पार्ट था ये तो हम लोगों ने मेंशन कर ही दिया कि मतलब जब हम लोग एक नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन में कैसे हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है। तो बस सिंपली ये चीज़ करना है कि हम लोग का जो बेस वाला पार्ट है, सॉरी जो हम लोग का कोई भी कंपाउंड वाला पार्ट है, उस कंपाउंड वाले पार्ट में ये देखना कि नेगेटिवली चार्ज पार्ट क्या है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होगा, केवल जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें उतना H+ ऐड कर लो, और H+ ऐड करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। और जो काउंटर पार्ट बच गया उसको आपस में कंबाइन कर दो। हर जगह सॉल्ट ही बनता है इन जनरल, बट आपस में उसको कंबाइन करके रख दो, आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये सब हम लोग कुछ रिएक्शन है जिसको हम लोग को कंसिडर करना है। अच्छा हाँ, एक और रिएक्शन बच गया, रिएक्शन विद, चौथा रिएक्शन नोट कर लो, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ऑल्दो इसको ऊपर मेंशन कर दिया हम लोगों ने, बट फिर भी मेंशन कर रहे हैं। अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। क्योंकि मेटल ऑक्साइड वाले पार्ट में भी जस्ट मेंशन किया था कि MO वाला पार्ट जब डिसोसिएट करेगा तो मेटल के ऊपर कुछ चार्ज देगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होगा। और ये ऑक्सीजन के ऊपर 2- वाला पार्ट जब अपने एसिड के H+ के साथ कंबाइन करेगा तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना H+, मतलब H2O के साथ मतलब 2H+ के साथ कंबाइन करके आराम से H2O का फॉर्मेशन कराएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। बट इसमें एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखते हुए काम करना है। बेसिकली मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सॉरी बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसीलिए हम लोग का सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं, आर बेसिक इन नेचर। तो जो एसिड और बेस के रिएक्शन में था एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड में भी लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इस रिएक्शंस को, ये 4 रिएक्शन जो है अपने काम के हैं, इनको थोड़ा ढंग से ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। बाकी एक जनरलाइज तरीका तो तुम लोग को बता ही दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे आज तुम लोग को होमवर्क भी देंगे हम NCERT से कि ये क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना है। तो यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो 1 मिनट NCERT देखने दो। NCERT नेट पे मिल जाएगा ना हम लोग को?
Yes, sir. ओके, NCERT, ओके ओके ओके। चैप्टर नंबर 2 होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चलो इसमें होमवर्क देना शुरू करेंगे, और जो होमवर्क देंगे वो सब तुम लोग को ट्राई करके आना है। यू हैव प्रोवाइडेड विथ 3 ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके देखना, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, इसको ट्राई करना है। ये सब एपरेटस जो दे रखा है, ये सब एपरेटस का थोड़ा ध्यान रखना है। पॉपिंग साउंड यहाँ पे दे रखा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विथ अ पॉप साउंड। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्शन दे भी नहीं रखा है, NaOH वाले पार्ट के साथ सोडियम जिंकेट वाले पार्ट का रिएक्शन दे रखा है, बट तुम लोग को एल्यूमिनेट वाला भी रिएक्शन ध्यान रखना है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बता दिया तुम लोगों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर है, स्लेक्ट लाइम नहीं है भाई नाम उसका, लाइम वाटर। फिर दूसरे बुक में देखे थे तो वही लिखा था स्लेट लाइम। स्लेक्ट लाइम, चलो ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोई रिएक्शन दे रखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर कहाँ पे है? पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एसिड वाला पार्ट, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। रिएक्शन भी वही चीज़ें रखा, HX प्लस MOH, तो X और M को मिला करके MX बना दिया। तो X वाला पार्ट इन जनरल हेलोजन होता है, इसलिए यहाँ पे X दे रखा है। हम लोग को केवल X से मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 25 में जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इस एक पार्ट को खुद से रीड करना। ये जो एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक दे रखा है, जहाँ पे पीएच वाले पार्ट, मतलब इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, वैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंडिकेटर्स का डिस्कशन करेंगे सबसे लास्ट टॉपिक में। बट इसके नीचे जो टॉपिक है 2.31, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, एक बार रीड करके देखना, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए काम में रहेगा। इसमें क्वेश्चन कुछ बचा क्या? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, तो यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करना है तुम लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिकेटर्स का डिस्कशन करेंगे। इंडिकेटर्स के डिस्कशन के बाद मोर अबाउट सॉल्ट, तो सॉल्ट में पीएच ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट NaOH, इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर वाला पार्ट क्या होता है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये 4 कंपाउंड्स का हम लोग को डिस्कशन करना है। उसके अलावा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये कुछ कंपाउंड्स होंगे जो दे रखे होंगे इस टॉपिक में। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा, उसी को जब हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो जिप्सम बनता है। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे हम लोग का वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम हीटिंग करते हैं हम लोग, तब उस केस में हम लोग का डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद कुछ बचता है क्या? नहीं, बस इतना ही टॉपिक का पार्ट बचा हुआ है। तो हो सकता है हम लोग का नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, ऑल दो टाइम बचा हो बट फिर भी यहीं पे एंड कर रहे हैं। होमवर्क ट्राई करके रखना। क्या बोल रहे हो? सर बेस प्लस मेटल्स का एक एग्जांपल था सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सर एल्युमिनियम। सर उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे सर? उसमें जैसे ये दोनों रिएक्शन तुम लोग को याद रखने हैं, जैसे दिखा रहे हैं ऊपर। हाँ, ये रिएक्शन दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे। द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटेन एज फॉलोज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन जब जिंक के साथ कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। तो सिमिलर टाइप से जब एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। जिंकेट हो या एल्यूमिनेट हो, फॉर्मूले में O2 रखना। तो AlO2 या ZnO2,
अब उसके बाद चार्ज को केवल बैलेंस करना है, तो Na2ZnO2 है और उधर NaAlO2 है, ये चार्ज के बैलेंसिंग से हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा दे रखा कि ZnO2 है अपना और दूसरा AlO2 है, तो नीचे एल्यूमिनेट बन गया, ऊपर जिंकेट बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, अगर 2 ऑक्सीजन है तो -4, और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3। तो इस केस में टोटल यहाँ पे चार्ज कितना बच जाएगा बाहर? तो बाहर -1 चार्ज बचेगा, और -1 को काउंटर करने के लिए एक प्लस चार्ज चाहिए, तो एक सोडियम से अपना काम हो जाएगा। मतलब अपना फॉर्मूला NaAlO2 लिख सकते हैं। जब जिंकेट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज, जिंक के ऊपर +2 चार्ज, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बाहर -2 चार्ज, और -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज चाहिए। इसका मतलब आराम से Na2 लिख सकते हैं हम लोग, या फिर 2 प्लस चार्ज चाहिए, इसका मतलब 2 Na+ चाहिए होगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपना Na2ZnO2। ये अपना फॉर्मूला लिखने का तरीका हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टॉपिक्स अपना आराम से डिस्कस हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में पीएच का जो एवरीडे लाइफ में यूज़ है उस एक टॉपिक को पढ़ना और सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, और फिर सॉल्ट वाले पार्ट का टॉपिक शुरू करेंगे आराम से। सॉल्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक का डिस्कशन के बाद फिर जो कुछ कंपाउंड्स है उन सारे कंपाउंड्स का हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।